चैप्टर 6 कॉपर मिरर की विचित्र शक्ति, तांबे का शीशा और विस्फोटक रहस्य। मूल कहानी सारांश हिंदी में। रिलायंस सेक्ट की इनर डिसाइपल एल्डर सिस्टर जू ने मेंग हाओ को अपनी अमर गुफा इमॉर्टल्स केव उधार दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि यह जगह अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। गुफा में एक स्पिरिट स्प्रिंग था जो शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उगलता था, जिससे उसकी साधना महीनों आगे बढ़ गई। मेंग हाओ को लगा कि यह उपहार असाधारण रूप से कीमती है और उसने वहां रहकर कई घंटे साधना की। यह जगह बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना बेहतर थी साधना के लिए। इसके बाद जब वह जंगल में भोजन ढूंढने निकला तो उसे एक जंगली मुर्गी मिली। उसने जैसे ही मुर्गी को पकड़ा, उसके कपड़ों में रखा कॉपर मिरर, तांबे का शीशा, गर्म होने लगा। कुछ ही पलों में मुर्गी की पीछे से विस्फोट हो गया और वह मर गई। मेंग हाओ चौंक गया, लेकिन तुरंत अंदाजा लगाया कि ये कॉपर मिरर की वजह से हुआ है। पुष्टि के लिए उसने एक हिरण पर भी इसे आजमाया, वही परिणाम। हिरण की पीछा फट गया और वह मर गया। अब मेंग हाओ को समझ आया कि यह साधारण शीशा नहीं है, बल्कि एक विचित्र खजाना है, एक ऐसा रहस्यमय हथियार जो जानवरों की पीठ से विस्फोट कर देता है। वह इस खोज से अति उत्साहित हो गया। चैप्टर 7 मेंग हाओ जंगल के रास्तों पर चलते चलते बेहद उत्साहित हो गया था। उसके हाथ में था एक रहस्यमयी तांबे का आईना, जिसकी शक्ति बेहद विचित्र थी। जिस भी जंगली जानवर पर वह इसे इस्तेमाल करता, उसके पिछवाड़े में विस्फोट हो जाता। दिन भर में मेंग हाओ ने 100 से भी ज्यादा जानवरों के पिछवाड़े उड़ा दिए। बाघ, कोंडोर, लोमड़िया, सबके साथ वही अंजाम। हालांकि उसने यह भी देखा कि यह आईना उन जानवरों पर काम नहीं करता जिनके शरीर पर कठोर शल्क स्केल्स होते हैं, जैसे कि सांप या मछली। शाम होते होते वह अपने गुफा की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसकी मुठभेड़ हुई एक दानवी बंदर से, जो आग से घिरा हुआ था और क्यूआई कॉन्डेंसेशन की दूसरी लेवल का एक डेमोनिक बीस्ट था। मेंग हाओ ने जोखिम उठाते हुए उस पर तांबे का आईना इस्तेमाल किया और वही हुआ। बंदर का पिछवाड़ा बार बार फटने लगा। अंततः वह दर्द और भ्रम में मरा और मेंग हाओ को मिला एक डीमोनिक कोर जो अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। गुफा लौटकर मेंग हाओ ने पहले स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल खाया, फिर उस डीमोनिक कोर को निगला और उसकी कल्टीवेशन दूसरे स्तर तक पहुंच गई। उसका शरीर चमकने लगा और आत्मिक ऊर्जा एक प्रवाह की तरह बहने लगी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मेंग हाओ ने देखा कि जहां उसने स्पिरिट स्टोन और डीमोनिक कोर रखा था, वहां अब फिर से एक नया डीमोनिक कोर था, जबकि पुराना वह खा चुका था। उसे समझ आया कि आईने ने स्पिरिट स्टोन को निगलकर एक नया डीमोनिक कोर बना दिया था। अब मेंग हाओ का लक्ष्य है स्पिरिट स्टोन्स पाना। रिलायंस सेक्ट में स्पिरिट स्टोन्स मिलना दुर्लभ है। हर महीने केवल एक बार वितरण होता है। अब मेंग हाओ के पास कोई विकल्प नहीं बचा, या तो वह किसी से छीन ले या कुछ नया तरीका ढूंढे। संक्षिप्त सारांश। मेंग हाओ को तांबे के आईने की असली शक्ति का पता चलता है। यह न केवल जानवरों के पिछवाड़े उड़ाता है, बल्कि स्पिरिट स्टोन्स को डीमोनिक कोर्स में बदल सकता है, जो उसकी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब उसका सबसे बड़ा सपना है, मुझे चाहिए स्पिरिट स्टोन्स। चैप्टर 8 मेंग हाओ कॉपर मिरर की शक्तियों को छुपाते हुए कठिन साधना में जुटा रहता है। फ्लेम सर्प कला, फ्लेम सरपेंट आर्ट सीखने के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन हार नहीं मानता। एक दानवी कोर, डीमोनिक कोर, निगलकर अपनी क्यू कंडेंसेशन की दूसरी अवस्था को और मजबूत करता है। कला को अभ्यास से निखारता है, जिससे वह कम ऊर्जा में फ्लेम सर्प बना सके। जंगल की चुनौती और खतरा।
जंगल में एक भालू जैसे दैत्य से लड़ाई होती है, जिसे वह फ्लेम सर्प और कॉपर मिरर की मदद से मार देता है। फिर 5 हाथी के सिर और बाघ जैसे शरीर वाले दैत्य उसके सामने आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि अब भागने का समय है। इस घटना से उसे एहसास होता है कि काला पर्वत ब्लैक माउंटेन अत्यंत खतरनाक है। औषधि वितरण दिवस पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे। मेंग हाओ फिर से बाहरी संप्रदाय में आता है। वह एक स्पिरिट स्टोन और एक औषधि प्राप्त करता है। एल्डर सिस्टर क्षु का नाम अभी भी उसका थोड़ा बचाव करता है, लेकिन वह जानता है कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। झाओ वुगांग का प्रवेश। झाओ वुगांग अपीयर्स। वापस लौटते समय मेंग हाओ का सामना होता है तीसरी अवस्था के क्रूर साधक झाओ वुगांग से। झाओ मेंग से उसका स्पिरिट स्टोन, औषधि और गुफा छीनना चाहता है और उसे अपना सेवक बनाना चाहता है। मेंग हाओ भयभीत जरूर है, लेकिन अपनी चतुराई और साहस का इस्तेमाल करता है। वह फ्लेम सर्प कला का उपयोग कर झाओ पर हमला करता है। लड़ाई और पलायन। फ्लेम सर्प झाओ के हथियार को जला देता है, पर झाओ घायल नहीं होता। मेंग हाओ मौके का फायदा उठाकर पहाड़ों की ओर भागता है। झाओ गुस्से में वह डीमन कला का उपयोग करता है और सोने जैसे बालों वाला दानव बन जाता है। व्यंग्यपूर्ण मोड। झाओ को पता नहीं कि कॉपर मिरर सिर्फ फर वाले प्राणियों पर ही काम करता है। अब जब वह खुद फर से ढका हुआ है, वह खुद पीछा फटने बट एक्सप्लोजन का अगला शिकार बन सकता है। चैप्टर 9। झाओ वुगांग ने तीसरे स्तर की तकनीक का उपयोग करके वह डीमन रूप धारण कर लिया और बड़ी तेजी से मेंग हाओ की ओर हमला किया। उसके शरीर पर सुनहरा फर था और उसकी आत्मा में क्रूरता। लेकिन मेंग हाओ ने कॉपर मिरर निकाल लिया। जैसे ही उसने झाओ पर दर्पण की रोशनी डाली, कुछ अजीब हुआ। झाओ का शरीर भीतर से फटने लगा, पहले निचला हिस्सा, फिर कान, फिर पूरा शरीर, और अंततः वो भयानक रूप से मर गया। मेंग हाओ डर गया। ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को मारा था। उसका अंतर्मन कांप उठा। मैं एक विद्वान हूं। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन झाओ वुगांग ने उसकी मजबूरी बना दी थी। उसने मेंग हाओ के पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। जब बात सम्मान और जीवन की रक्षा की आई, तो मेंग हाओ ने पीछे हटने की बजाय डटकर मुकाबला किया। भावनात्मक और नैतिक संघर्ष। मेंग हाओ का दिल दो पथों के बीच फंसा था। एक, कन्फ्यूशियस विचारधारा, कॉन्फ्यूशनिज्म, शांति, सच्चाई, दया और मर्यादा। दो, सांस्कृतिक क्षेत्र की हकीकत, कल्टिवेशन वर्ल्ड, मजबूत ही जीवित रहेगा, कमजोर मारा जाएगा। मैंने समझाया। मैंने रोका। लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने शरीर को जलाया, दर्पण को जमीन पर फेंका, फिर वापस उठाया। वह जानता था कि ये सिर्फ एक औजार है। जो इसे चलाता है वही तय करता है इसका स्वरूप। हत्यारा या न्यायकर्ता। शक्ति और लालच का प्रवेश। झाओ की बैग ऑफ होल्डिंग से उसे मिला 8 स्पिरिट स्टोन, 7 स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स, एक हड्डी का टुकड़ा, व डीमन की विधि। वह दर्पण पर स्पिरिट स्टोन और डेमोनिक कोर रखता है और चमत्कार होता है। एक कोर 2 में बदल जाता है। मेंग हाओ उत्साहित हो जाता है, फिर से कोशिश करता है, और धीरे धीरे उसके पास 5 डेमोनिक कोर हो जाते हैं। वह उन्हें एक के बाद एक खाता है और तीसरे स्तर के शीर्ष तक पहुंच जाता है। अंतिम सोच। अब मेंग हाओ सिर्फ एक साधारण विद्वान नहीं रहा। वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो इस निर्दयी संसार में जिंदा रहने के लिए मजबूर है। मैं दयालु हूं,
लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर वार करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी नैतिक उलझन, उसका डर, उसका अंतर्द्वंद्व इस अध्याय की असली आत्मा यही है। चैप्टर 10। सितंबर के अंत में भी गर्मी कम नहीं हो रही थी। एक सुबह मेंग हाओ उत्साह और उम्मीदों से भरा हुआ अपने इमोर्टल केव से बाहर निकला। वह अब तीसरे स्तर के क्यूई कंडेंसेशन के शिखर पर पहुंच चुका था और सोच रहा था कि अब शायद कोई उसे तंग नहीं करेगा। मेंग हाओ को पुराने साथी याद आए, फैटी, ली फुगुई, वांग योकाई और अन्य। वह नॉर्थ माउंटेन की ओर निकल पड़ा। वांग तेंग फेई का प्रवेश। रास्ते में मेंग हाओ की मुलाकात एक सफेद वस्त्र पहने सुंदर, शांत और गरिमामयी युवक से होती है, वांग तेंगफेई। वह हवा में तैर रहा था, जमीन से 7 इंच ऊपर। उसके साथ 2 शिष्य और थे जो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वांग तेंगफेई पहले से ही छठे स्तर पर पहुंच चुका है और सभी को लगता है कि वह जल्द ही इनर सेक्ट में प्रवेश कर लेगा और रिलायंस सेक्ट का नंबर 1 शिष्य बन जाएगा। मेंग हाओ उसकी तुलना में खुद को सामान्य और कमजोर महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है। फैटी से मुलाकात और आश्चर्य। नॉर्थ माउंटेन के पास जंगल में मेंग हाओ को फैटी मिलता है जो पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहा होता है, नींद में। फैटी नींद में बड़बड़ा रहा है कि किसी ने उसकी बीवी और मंटो छीन ली। वह पेड़ों को चबा भी रहा है। मेंग हाओ उसे देखकर चौंकता है, फैटी की हालत और अजीब हो गई है। जैसे ही फैटी की नींद खुलती है, वह मेंग हाओ को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों मिलकर जंगली मुर्गे पकाते हैं और खाते हैं, पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। मेंग हाओ नोटिस करता है कि फैटी के दांत चमकने लगे हैं और उनमें स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रवाह है। उसे लगता है कि फैटी की दांत स्पिरिट टीथ बन रहे हैं, एक प्रकार की अनोखी शक्ति। पब्लिक जोन की झलक। वापसी में मेंग हाओ वेस्ट माउंटेन के रास्ते जाता है और एक पब्लिक जोन के पास पहुंचता है जहां सिर्फ पहले से तीसरे स्तर तक के शिष्य युद्ध कर सकते हैं। वहां वह देखता है कि लोग एक दूसरे को बेरहमी से घायल कर रहे हैं, बस्ते छीन रहे हैं और जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। रिलायंस सेक्ट का असली चेहरा सामने आता है, एक निर्दयी और क्रूर प्रशिक्षण पद्धति जहां ताकतवर ही बचता है।